Hello first year students. Today's lecture is about conceptual questions of chapter number 7 first year physics oscillations. आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 oscillations के conceptual questions की डिस्कशन करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है जनाब, ये आपसे कह रहे हैं कि हमें 2 examples of resonance बता दें। वो दो प्रोसेसेस बता दें प्रैक्टिकल लाइफ में जिसमें रेजोनेंस इस्तेमाल होता है। तो दो क्या जनाब, प्रैक्टिकल लाइफ में रेजोनेंस के एग्जांपल्स में मोबाइल भी शामिल है, सैटेलाइट भी शामिल है। सैटेलाइट भी इसमें आता है। इसके अंदर माइक्रोवेव ओवन भी आता है। माइक्रोवेव ओवन आल्सो वर्क्स ऑन रेजोनेंस। वायरलेस भी आता है, वायरलेस भी आता है। इसके अलावा रेडार आल्सो वर्क्स ऑन रेजोनेंस, और रेडियो जो है इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस पे काम करता है। तो जनाब रेडियो इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस, रेडार कम्युनिकेशन रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस, वायरलेस सिस्टम रेडियो वेव्स के रेजोनेंस पे काम करता है। माइक्रोवेव ओवन्स माइक्रोवेव के रेजोनेंस पे काम करता है, और सैटेलाइट रेडियो वेव्स रेजोनेंस पे काम करता है। मोबाइल भी रेडियो वेव्स के रेजोनेंस पे काम करता है। इन सब में रेजोनेंस इन्वॉल्व है, और ये सब प्रैक्टिकल एग्जांपल में प्रैक्टिकल लाइफ में एग्जांपल्स हैं रेजोनेंस के। और अगर एक्सप्लेन करना चाहो तो एक आध एक्सप्लेन कर दें कि फर्स्ट करो ये माइक्रोवेव ओवन है। लेट अस सपोज ये माइक्रोवेव ओवन है। इसमें आपने एक प्लेट के अंदर फूड का पीस रखा है। तो जब इस माइक्रोवेव ओवन से रेडिएशंस इंफ्रारेड रेज निकलते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज आर इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फूड पार्टिकल्स, और इन्हीं के दरमियान रेजोनेंस होता है। लिहाजा इनका सारा हीट फूड में जा सकता है लेकिन इस प्लेट में नहीं जा सकता, बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेज मैच नहीं करता फ्रीक्वेंसी ऑफ प्लेट पार्टिकल्स। लिहाजा इनका हीट प्लेट को नहीं मिलता, फूड को मिलता है, और इस तरह इसके साथ रेजोनेंस होता है, हीट इसको मिलता है तो ये गर्म हो जाता है, जबकि प्लेट उसी तरह ठीक ठाक रहता है। यही सिस्टम मोबाइल में है, रेडियो में है, केबल में है, डिश सिस्टम में है। जितने भी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो सब रेजोनेंस पे काम करते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज कि अगर हमारे पास को पेंडुलम और हम इसके लेंथ को डबल कर दें तो बताएं कि इसके टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। लेंथ ऑफ पेंडुलम को आपने डबल किया तो टाइम पीरियड पर क्या असर पड़ेगा। सिंपल सा आंसर है एज वी नाउ दैट पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर द रूट L ओवर G। ये इक्वेशन बता रहा है कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ लेंथ। अगर ये अंडर रूट ऑफ लेंथ के बराबर है और आपने लेंथ को डबल कर दिया तो जब इधर 2 लगाओगे तो इसके साथ देखो डायरेक्ट है तो 2 इधर भी लगेगा, लेकिन डायरेक्ट लेंथ के साथ नहीं, उसके रूट के साथ है। तो जो कुछ भी लेंथ के साथ लगेगा टाइम पीरियड में उसके साथ रूट भी लगेगा। तो टाइम पीरियड विल बी अंडर रूट 2 टाइम्स। व्हेन लेंथ बिकम डबल, when the length of pendulum become double, then time period of the pendulum will become under root 2 times. It will become under root 2 times. एग्जांपल देना चाहो तो फर्स्ट करो एक पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, उसका टाइम पीरियड 1 सेकंड है, और उसका लेंथ L है, लेंथ उसका L है। अगर आप उसका लेंथ डबल करके 2L कर दो तो अब इसका टाइम पीरियड अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 1 होगा, यानी इट विल बी अंडर रूट 2 सेकंड, यानी 1.4 सेकंड होगा। इस तरह का कोई एग्जांपल भी साथ में लिख दें, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि अगर हम पेंडुलम ले लें, इफ वी हैव अ पेंडुलम और हम इसका लेंथ हाफ कर दें तो फ्रीक्वेंसी पर क्या असर पड़ेगा। इसके लिए भी आप आंसर दो कि एज वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल पेंडुलम इज 1/2 पाई अंडर द रूट G by L, और ये इक्वेशन बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ लेंथ। अब माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लेंथ को हाफ करोगे तो हाफ का मतलब है इसको 2 पे डिवाइड करो, यानी आपने लेंथ को हाफ किया। तो इनवर्स रिलेशन का मतलब है कि लेंथ के नीचे 2 आएगा तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर 2 आएगा, यानी लेंथ के साथ जब नीचे 2 आएगा तो फ्रीक्वेंसी के साथ ऊपर 2 आएगा, बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन। लेकिन इनवर्स रिलेशन में रूट भी शामिल है, तो यहाँ 2 नीचे आएगा तो यहाँ 2 ऊपर आएगा, लेकिन रूट का मतलब है विद रूट आएगा। इसका सिंपल मतलब है कि व्हेन लेंथ बिकम हाफ
the frequency will become under root 2 times. Frequency will become under root 2 times. और एग्जांपल्स के लेना चाहो तो कहो कि फर्ज करो एक पेंडुलम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज है और उसका लेंथ l है। अगर हम उस पेंडुलम का लेंथ l/2 कर दें तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ f हो जाएगी और नई फ्रीक्वेंसी 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1 यानी 1.4 हर्ट्ज 1.4 हर्ट्ज होगी। ये इसका एग्जांपल है, कोई भी वैल्यू से आप एग्जांपल बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे साथ। इसमें क्या कहा जा रहा है, फ्री और फोर्स्ड ऑसिलेशन का कोई एग्जांपल मांग रहे हैं। तो जनाब फ्री ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशन हमने काफी डिस्कस किया था लेक्चर में, क्लासेस में। तो फ्री ऑसिलेशंस और फोर्स्ड ऑसिलेशंस क्या है? फ्री ऑसिलेशन वो होते हैं जिसमें ओनली रिस्टोरिंग फोर्स होता है और फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होते हैं जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स प्लस एक्सटर्नल फोर्स भी होता है। रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स होता है। फ्री ऑसिलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है f0 यानी नेचुरल होती है। इसमें जो फ्रीक्वेंसी होती है वो fe यानी इंपोज्ड फ्रीक्वेंसी होती है। इंपोज्ड फ्रीक्वेंसी के मुताबिक ऑसिलेशन करता है। इसकी जो टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट रहती है और इसकी टोटल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो सकती है या इंक्रीज हो सकती है। डिक्रीज या इंक्रीज हो सकती है। टोटल एनर्जी डिपेंड करता है कि एक्सटर्नल फोर्स सपोर्टिव है या अपोजिशन है, वो एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है या कम कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। एग्जांपल क्या है? तो सिंपल सी एग्जांपल इसके ये हैं कि सिंपल पेंडुलम in absence of air या mass attached to spring mass system जो है, अगर एयर की गैर मौजूदगी में स्प्रिंग मास सिस्टम टू एंड फ्रो मोशन करे या पेंडुलम टू एंड फ्रो मोशन करे, ये एग्जांपल ऑफ फ्री ऑसिलेशंस है। फोर्स्ड ऑसिलेशन का सिंपल एग्जांपल है कि फर्ज करो एक बच्चा झूला झूल रहा है और झूला इस तरह झूल रहा है कि एयर भी है और कोई उसका वालिद या उसकी मां पीछे से उसको धक्का दे रही है बार बार, तो इंटरैक्ट कर रही है विद एक्सटर्नल फोर्स, लिहाजा स्विंगिंग विद एक्सटर्नल हेल्प। इसके अलावा मास स्प्रिंग सिस्टम भी कर सकते हो। अगर हम कहें ये एक स्प्रिंग है, इसमें मास है और मास को आप पानी से भर दो और इसमें सुराख कर दें, छोटा सा सुराख कर दें और इसको खींच कर टू एंड फ्रो मोशन कर दें, तो आप जानते हैं कि इस सुराख से ये पानी बाहर फ्लो करेगा और बाहर फ्लो करेगा तो वेट कम होगा और वेट कम होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, एक्सटर्नल इंटरैक्शंस इन्वॉल्व होंगे और फोर्स रिस्टोरिंग कांस्टेंट या फिक्स नहीं रहेगा। सो इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होंगे वो फ्री मोशंस हैं, जो नॉन सिंपल हार्मोनिक मोशन होते हैं वो फोर्स ऑसिलेशंस कहलाते हैं। सो वेरियस एग्जांपल्स। फर्दरमोर आप कह सकते हो द ऑसिलेशन या द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स ऑफ सॉलिड्स at constant temperature is an example of free oscillations, but at varying temperature they are example of forced oscillations. Next question है question number 5। कहते हैं कि फर्ज करो एक स्प्रिंग है, इसके साथ M1 लगा है, एक और स्प्रिंग है, इसके साथ M2 लगा है, सेम स्प्रिंग है, स्प्रिंग सेम है, स्प्रिंग्स जो है वो सेम है, लेकिन मासेस में फर्क है। इसको खींच कर ऑसिलेट करो तो ये फ्रीक्वेंसी f1 से ऑसिलेशन करता है, इसको खींच कर ऑसिलेशन दे तो ये फ्रीक्वेंसी f2 से ऑसिलेशन करता है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इन फ्रीक्वेंसी की मदद से आप कैसे मालूम करोगे कि इन मासेस में जो फर्क है वो फर्क कैसा है? आप कैसे बता सकते हो कि m1 ज्यादा है या m2 ज्यादा है या दोनों बराबर है? और फ्रीक्वेंसीज की मदद से मालूम करो तो आसान है। स्प्रिंग मास सिस्टम की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है 1/2 पाई अंडर द रूट k by m। ये इक्वेशन बता रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रूट ऑफ मास, और इनवर्स रिलेशन बता रहा है कि जहां फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वहां हम कहेंगे कि मास कम है, और जहां फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वहां हम कहेंगे कि वहां मास ज्यादा है। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम दोनों को ऑसिलेशन दे देंगे, दोनों की फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। जो फ्रीक्वेंसी अगर f1 फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई तो m1 मास कम होगा,
m2 मास ज्यादा होगा and vice versa. If F1 is equal to F2, we will say that M1 is equal to M2. If F1 is greater than F2, M1 will be smaller than M2. क्या मतलब अगर F1 और F2 हमें बराबर मिल गए, this implies that M1 will be equal to M2. अगर F1 F2 से ज्यादा आया तो M1 M2 से कम होगा, और अगर F1 F2 से कम आया तो this implies कि M1 M2 से ज्यादा होगा। ये हमारी कंक्लूजन्स होंगी फ्रीक्वेंसीज की मदद से अबाउट द मासेस ऑसिलेटिंग विद सेम स्प्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। कहते हैं कि ये जमीन का सरफेस है, इस पर एक बिल्डिंग है और इसके नीचे, बिल्डिंग के नीचे तो रोशनी है, उजाला है, और बिल्डिंग का टॉप जो है वो उजालों से महरूम है, यानी इसमें मुकम्मल तौर पर अंधेरा है, इस पर मुकम्मल तौर पर अंधेरा है। यहां से अंधेरे से एक तार लटक रही है और नीचे तक ये तार आ रहा है। आप इधर खड़े हैं, आप खड़े हैं और आप चाहते हैं कि इस बिल्डिंग की हाइट मालूम करें। ये तार बिल्कुल जमीन के करीब है, बिल्डिंग का हाइट मालूम करना चाहते हो, हाइट ऑफ बिल्डिंग मालूम करना चाहते हो। कैसे मालूम करोगे जबकि टॉप ऑफ बिल्डिंग पर जा भी नहीं सकते और अंधेरे में आपको दिख भी नहीं रहा? तरीका बताएं। तो इस हाइट को मालूम करने का मेथड क्या है? मेथड ये है कि हाइट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वायर। ये हाइट जो है ये इस वायर के लेंथ के बराबर है तकरीबन। अब लेंथ को मालूम कैसे कर सकते हैं? वी कैन फाइंड द लेंथ बाय मेकिंग पेंडुलम। हम पेंडुलम बना सकते हैं, इसके साथ एक छोटा सा मास लगा देना, पेंडुलम बन गया। फिर पेंडुलम को खींचकर हम पेंडुलम को ऑसिलेशन दे देंगे, पेंडुलम को ऑसिलेशंस दे देंगे, यानी खींचकर रिलीज करेंगे, ऑसिलेशन करेगा। फिर ऑसिलेशन से हम टाइम पीरियड मालूम कर लेंगे, यानी एक वाइब्रेशन का टाइम मालूम कर लेंगे। आराम से मालूम कर सकते हैं, मोबाइल से, स्टॉपवॉच से, घड़ी से। आप इसको खींचकर रिलीज करें, ऑसिलेशन करेगा, टाइम मालूम करें कि एक वाइब्रेशन ने कितना टाइम लिया। टाइम पीरियड मालूम करने के बाद हम इस फार्मूले में पुट कर लेंगे 2 पाई L ओवर G। तो जनाब T जो है हमें ऑसिलेशन से पता चल जाएगा, बिल्डिंग के साथ लगे हुए पेंडुलम का। 2 पाई फिक्स्ड वैल्यू है और G भी फिक्स्ड वैल्यू है 9.8, लिहाजा L जो है वो अननोन है और आप आराम से इसमें वैल्यूज पुट करके मालूम कर सकते हो। सो इट विल बी द मेथड टू फाइंड द हाइट ऑफ द अननोन हाइट ऑफ द गिवन बिल्डिंग जिसका टॉप अंधेरों में गिरा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 सेज कि जनाब सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो वहां जहां वेलोसिटी मैक्सिमम हो वहां एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। आपसे पूछा गया है क्यों? सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन 0 क्यों हो जाता है? तो आप कहेंगे जनाब कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाए तो ये कौन सा पोजीशन होता है? ऑसिलेटर मीन पोजीशन पे होता है। मीन पोजीशन पर ऑसिलेटर की वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, और अगर ऑसिलेटर मीन पोजीशन पे आ गया तो मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाने का मतलब है हम जानते हैं कि इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ये तो डेफिनेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। मैक्सिमम स्पीड मीन पे होता है, मीन पे डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली है, लिहाजा जहां डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए वहां डायरेक्ट रिलेशन बताता है कि एक्सेलरेशन का 0 होना लाजमी है। सो दिस इंप्लाइज कि जब भी वेलोसिटी मैक्सिमम हो सिंपल हार्मोनिक मोशन में वहां एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। एक और ट्रिक से भी जा सकते हो कि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो ये मीन पोजीशन है, और जरूरी नहीं कि आप डिस्प्लेसमेंट से ट्रेस करें, ये ट्रिक भी सही है, दूसरा भी सही है। वेलोसिटी मैक्सिमम तो मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पे रिस्टोरिंग फोर्स 0 होता है, और बाबा न्यूटन के मुताबिक जहां फोर्स की वैल्यू 0 हो जाए वहां एक्सेलरेशन की वैल्यू भी 0 हो जाती है। सो दैट्स व्हाई सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैक्सिमम वेलोसिटी वाले पॉइंट पर एक्सेलरेशन क्या होता है? 0 होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कहते हैं कि ऑसिलेटर कितना डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो टाइम पीरियड जितना टाइम ले। तो जनाब आसान है, डिस्टेंस हमने बताना है, टाइम पीरियड जितने टाइम का मतलब है फुल वाइब्रेशन, और फुल वाइब्रेशन एक्सट्रीम से शुरू होता है,
एक्सट्रीम से होकर मीन जाता है, मीन से फिर वापस एक और एक्सट्रीम पर जाता है। ऐसे कहें पॉजिटिव एक्सट्रीम से नेगेटिव एक्सट्रीम, फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से फिर मीन और मीन से फिर पॉजिटिव एक्सट्रीम। ये वन वाइब्रेशन है, फुल वाइब्रेशन इसको कहते हैं। मेरे भाई टाइम पीरियड का मतलब है फुल वाइब्रेशन। फुल वाइब्रेशन मीन पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन, मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव से मीन और मीन से वापस पॉजिटिव एक्सट्रीम। और आप जानते हैं कि मीन और एक्सट्रीम के दरमियान x नॉट होता है। मीन और एक्सट्रीम के दरमियान x नॉट, एक्सट्रीम और मीन के दरमियान x नॉट और इसके दरमियान x नॉट। तो जो टोटल डिस्टेंस होगा दैट विल बी x नॉट प्लस x नॉट प्लस x नॉट प्लस x नॉट 1 2 3 4। सो टोटल डिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स ऑफ x नॉट। लेकिन इन्होंने कहा कि अगर एम्पलीट्यूड को आप a से जाहिर करो तो हम लिख सकते हैं s will be equal to 4 times of a। एक ऑसिलेटर एक टाइम पीरियड में 4a डिस्टेंस कवर करेगा अगर उसका एम्पलीट्यूड a होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कहते हैं कि अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, अगर एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है पेंडुलम का, एक पेंडुलम का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? बहुत सी जगहों पर मुझे स्टूडेंट्स ने मुख्तलिफ नोट्स के पिक्स सेंड किए हैं मुझे कि सर यहाँ ये लिखा है लेकिन लेक्चर के मुताबिक ये ठीक नहीं आ रहा। तो याद रखिए जनाब, फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड के साथ कोई रिलेशन नहीं है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड ये ऑसिलेटर के एक इंट्रिंसिक बिहेवियर है और एम्पलीट्यूड एक्सट्रिंसिक बिहेवियर है। एम्पलीट्यूड हाफ भी हो जाए टाइम पीरियड रिमेन्स सेम। और कुछ दिन पहले हमने स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए बात प्रूफ भी की थी कि एम्पलीट्यूड को हमने 4 टाइम बढ़ा दिया था लेकिन टाइम पीरियड वही था और टाइम पीरियड वही था तो फोर्स भी वही था। तो याद रखिए द आंसर इज दैट फ्रीक्वेंसी हैज नो रिलेशन विद एम्पलीट्यूड। दिस इंप्लाइज दैट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहे, ये इंक्रीज हो रहा हो या ये डिक्रीज हो रहा हो। In all these cases, frequency of oscillator remains constant. Frequency of oscillator remains constant. जो बंदा, जो भी स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज है कि सर हमें ग्रीन नहीं है, वो बिला झिझक अपने कमरे में एक छोटा सा पेंडुलम लगा दे, छोटा सा पेंडुलम, स्टॉपवॉच मोबाइल में ऑन करें, अप्रॉक्सीमेट आंसर लेने, इसको कम एम्पलीट्यूड से खींचें, एम्पलीट्यूड आप कम रखें, इसको रिलीज करें, ऑन करें और आप एक वाइब्रेशन का टाइम मालूम करें। आप देखोगे फर्स्ट और अगर आपको 2 सेकंड मिला, फिर आप इस एम्पलीट्यूड को डबल करें, यहां तक ले आए और एम्पलीट्यूड ज्यादा या डबल ही कर दें और रिलीज करें, आप यकीन करें कि फिर भी आपके पास टाइम पीरियड 2 सेकंड के करीब या 2 सेकंड ही आएगा। अगर स्मॉल सा डिफरेंस आया तो वो आपकी अपने पर्सनैलिटी की वजह से होगा। इसका मतलब है कि कम या ज्यादा एम्पलीट्यूड पर जब टाइम पीरियड सेम होता है तो फ्रीक्वेंसी भी 1/t है। अगर ये कम ज्यादा टाइम एम्पलीट्यूड पर सेम है तो ये भी कम ज्यादा एम्पलीट्यूड पर हमेशा सेम रहेगा। आप कभी नहीं कह सकते कि एम्पलीट्यूड की कमी बेशी से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में फर्क आता है विदाउट फोर्स ऑसिलेशन। फोर्स ऑसिलेशन में मैटर करता है लेकिन हम फ्री ऑसिलेशंस की बात करते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 10 राइट फ्रीक्वेंसी नोट फॉर शटर अ ग्लास। क्वेश्चन ये है कि ये है जनाब कुमार सानू और ये है माय डियर स्टूडेंट एक ग्लास, दुनिया का पहला ग्लास है जो सिंगर से बड़ा है, कुमार सानू से बड़ा है। एनीहाउ ये है एक सिंगर, ठीक है, लेट अस सपोज इट इज अ सिंगर, ये एक ही इज अ सिंगर, ये सिंगर है और ये है एक ग्लास। मशहूर है जनाब ये कि अगर ये सिंगर एक खास किस्म का राग बोलेगा या गाएगा, अगर ये सिंगर एक खास किस्म का राग बोलेगा गाएगा तो इससे ये ग्लास टूट सकता है, इससे ये ग्लास टूट सकता है, इतने सुर में ये आ सकता है कि अपने गाने से ग्लास तोड़ सकता है। तो फिजिक्स इसके बारे में क्या कहता है? इज इट पॉसिबल? अगर पॉसिबल तो हाँ, तो बहुत सीधी सी बात है। यहां एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी अपनी एक वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है, ठीक,
फर्स्ट करो इन एयर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है। अगर ये मोहतरम 1 हर्ट्ज से गाएगा तो इसके उस टोन की फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज होगी, और 1 हर्ट्ज और 2 हर्ट्ज मैच नहीं करते तो इधर रेजोनेंस नहीं होगा, और रेजोनेंस नहीं होगा तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम नहीं होगा, ग्लास सलामत रहेगा और सेफ रहेगा। लेकिन अगर ये टोन चेंज कर रहा है, मोड ऑफ टोन चेंज कर रहा है, चेंज करते करते दरअसल ये फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा है, जैसे ही ये 2 हर्ट्ज वाला टोन गाएगा, डिलीवर करेगा, तो 2 हर्ट्ज की एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी इन ऑसिलेटर्स की इंटरनल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई, और यहाँ ग्लास के अंदर एयर मॉलिक्यूल्स का रेजोनेंस होगा, और रेजोनेंस से उनके वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से जब वो वाइब्रेशन करेंगे तो ग्लास के साइड्स पर प्रेशर आएगा, और अगर ग्लास जो है वो लो क्वालिटी का होगा तो आराम से टूट जाएगा। लिहाजा ये सच बात है कि स्पेशल टोन से एक सिंगर एक लो क्वालिटी के ग्लास को आराम से तोड़ सकता है। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए हर वीडियो का लिंक मुख्तलिफ ग्रुप्स में शेयर करना बहुत मुश्किल है, या इंडिविजुअली शेयर करना। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं टेंशन से आज़ाद होऊंगा, जो भी वीडियो अपलोड करूंगा आपको खुद ही मिला करेगी और आप उससे फायदा उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।